ठीक है। अब देखिए ये होता है स्लैब, ठीक है। स्लैब होता है आपका बीम पे सपोर्टेड, ठीक है। ये बीम है आपका, ठीक है, ये आपका स्लैब है, ये आपका बीम है, ठीक है। तो स्लैब किस पे सपोर्ट होता है? बीम पे। बीम किस पे होता है? कॉलम पे, ठीक है। उसके बाद जो कॉलम होता है वो अल्टीमेटली आपका फुटिंग को लोड देता है। किसको लोड देता है? फुटिंग को। वो जनरली आपका सॉइल के नीचे होता है, ठीक है। समझ लीजिए ये सॉइल है आपका, ठीक है। ये आपका सॉइल है, ठीक है। ये होगी आपकी फुटिंग, ये हो गया आपका कॉलम, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अगर तो आपका लोड सबसे पहले जाएगा स्लैब पे, ठीक है। स्लैब के बाद जाएगा लोड बीम पे, फिर बीम पे से लोड जाएगा कॉलम पे, और कॉलम से लोड जाएगा अल्टीमेटली फुटिंग पे, ठीक है। और फुटिंग के बाद धरती के पास चली गया, ठीक है, अर्थ के अंदर चला गया वो लोड, ठीक है। तो स्लैब का डिजाइनिंग पढ़ चुके हैं हम, बीम का पढ़ चुके हैं, कॉलम का पढ़ चुके हैं, फुटिंग का डिजाइनिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है। आपके आरसीसी का लास्ट स्टेप है, ठीक है। एक स्टेयर केस भी है, बट वो किसी मतलब स्टेयर केस भी पढ़ेंगे हम लोग, उसको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है आपको, ठीक है। फुटिंग आपका लास्ट मेन चैप्टर है, ठीक है। तो फुटिंग का डिजाइन पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। जो कॉलम से लोड आता है वो फुटिंग पे आता है, ठीक है। तो फुटिंग का डिजाइन जो है वो थोड़ा बहुत स्लैब की तरह है, एक क्राइटेरिया उसका, बाकी सब क्राइटेरिया फुटिंग के एक्सक्लूसिव है, ठीक है। आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग समझ गए ना क्या क्या पढ़ लिया हमने अभी तक, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम इंट्रोडक्शन पहले, ठीक है। एवरी आरसीसी स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स कौन से? एक सुपर स्ट्रक्चर और एक सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब उसमें कॉलम आता है, बीम आता है, स्लैब आता है, ठीक है। और सब स्ट्रक्चर होता है आपका फाउंडेशन, ठीक है। जो आपकी फुटिंग है वो है आपका सब स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी की डिजाइनिंग पढ़ेंगे। सुपर स्ट्रक्चर में स्लैब, बीम, कॉलम हम पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। पोर्शन विच इज अबव द ग्राउंड विच इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। बीम, कॉलम, स्लैब, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये सब सुपर स्ट्रक्चर में आता है। फिर पोर्शन बिलो द ग्राउंड लेवल कॉल्ड सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशन। अभी आज हम फाउंडेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फाउंडेशन के भी कई टाइप्स होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड फुटिंग का डिजाइन करेंगे, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो टाइप्स हम पढ़ेंगे अभी, बट आपके सिलेबस में और आगे जाकर भी डिजाइनिंग में जो कम्पिटेटिव एग्जाम में ही पूछते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग तक का ही पूछते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ फाउंडेशन इन अ स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज: to safely transmit the loads and moments from the superstructure to the soil so that pressure on soil does not exceed bearing capacity, ठीक है। bearing capacity क्या होती है अब आगे जाके सॉइल में पढ़ेंगे कि कितना प्रेशर, कितना प्रेशर सॉइल झेल सकता है। उसके बाद क्या होता है, सॉइल के अंदर भी क्रैक आने लगते हैं, ठीक है। सॉइल भी एक दूसरे से भागता है, ठीक है, और फाउंडेशन जो है वो अंदर धस जाता है, ठीक है। तो वो होती है बेयरिंग कैपेसिटी। तो उतना प्रेशर हो ताकि सॉइल में क्रैक्स ना आए और फाउंडेशन नीचे धस ना जाए, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी फुटिंग इंपॉर्टेंट है। फुटिंग कॉलम का लोड तो ले लेगा, बट वो कॉलम के लोड को डिस्ट्रीब्यूट भी ऐसा करे ताकि बेयरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो बढ़ ना जाए। बेयरिंग कैपेसिटी मतलब सॉइल की झेलने की क्षमता, बिफोर इट गेट्स क्रैक्ड, ठीक है। चलिए, टू एंश्योर सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू परमिसिबल सेटलमेंट, टिल्टिंग इन वन डायरेक्शन, ओवरटर्निंग, अपलिफ्ट प्रेशर एक्सेट्रा। देखिए सेटलमेंट मतलब बिल्डिंग का इतना सेटलमेंट ना हो जाए कि बिल्डिंग टेढ़ा मेढ़ा दिखने लग जाए दूर से, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसमें लोग नहीं जाएंगे, तो डिफ्लेक्शन, सेटलमेंट, ये सब रोकने के लिए भी फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने टाइप के फाउंडेशन होते हैं। Different type of foundation provided depending upon the type of structure, distribution of load, type and capacity of subsoil. Subsoil मतलब वो soil जो foundation के इर्द गिर्द है, ठीक है। Presence and level of water table, etc. ठीक है। Following are some kind of common types of foundation. Isolated, ठीक है, सिर्फ आपको इसी की डिजाइनिंग पढ़नी है, तो इसी की डिजाइनिंग पढ़ेंगे। आइसोलेटेड मतलब एक फुटिंग आपकी यहाँ पर है, एक फुटिंग आपकी यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों फुटिंग के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। आइसोलेटेड है, ये एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है। तो ये होता है आइसोलेटेड। ये लाइट लोड्स के लिए होता है, लाइट लोड्स के लिए होता है ये, ठीक है। ज्यादा लोड के लिए नहीं होता, ये लाइट लोड्स के लिए होता है। और इसमें हर एक कॉलम के लिए अलग से एक नीचे फाउंडेशन होती है, ठीक है। चलिए आइसोलेटेड होता है। फिर आइसोलेटेड में आपके शेप्स होते हैं, स्क्वायर फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग, सर्कुलर फुटिंग। ये तो मेरे ख्याल से देख कर समझ में आ रहा है आपको, शेप के हिसाब से है, ठीक है। जिस शेप का वो फुटिंग होगा उस शेप का उसका उस शेप पे उसका नाम होगा, ठीक है। स्क्वायर फुटिंग, रेक्टेंगल फुटिंग, सर्कुलर फुटिंग, ठीक है। चलिए
आइसोलेटेड में ये देखिए, ये आपके कुछ ड्राइंग्स हैं, ठीक है। ये आपका ऊपर का कॉलम आ रहा है, सुपर स्ट्रक्चर का कॉलम आ रहा है, स्लैब से और बीम से लोड लेकर, ठीक है। और उसके बाद उसके नीचे यहाँ पर फाउंडेशन दे दिया है उसके नीचे, ताकि वो कॉलम का लोड झेल सके, ठीक है। तो ये तो एलिवेशन व्यू है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। ये आपका कॉलम है और ये आपका फाउंडेशन है, ये आपका कॉलम है, आपका फाउंडेशन है, ये आपका कॉलम है। जनरली देखोगे ना, जो कॉलम का शेप होता है, फाउंडेशन के शेप भी वही देने का ट्राई करते हैं हम, ठीक है। फाउंडेशन का शेप भी कॉलम के शेप के हिसाब से ही देते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर फुटिंग, यहाँ पे रेक्टेंगल है तो यहाँ पे रेक्टेंगल फुटिंग, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कुलर फुटिंग नहीं दी है, यहाँ पे वैसे तो स्क्वायर दिया है बट सर्कुलर फुटिंग भी दे सकते हो आप, ठीक है। सर्कुलर फुटिंग भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर स्क्वायर कॉलम विद स्लोपिंग ग्राउंड, मतलब देखिए क्या होता है कि आपका ये कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम का जो लोड आता है ना, ऐसे लोड आया, ठीक है। उसके बाद लोड ना ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर कोई लोड नहीं आ रहा, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोड नहीं आ रहा, तो यहाँ पर अगर फाउंडेशन कंक्रीट हुआ तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कुछ कुछ जगहों पे कि स्लोपिंग फाउंडेशन देते हैं, ऐसा फाउंडेशन, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसका डिजाइनिंग नहीं पूछते हैं, एक बड़े बड़े एग्जाम में भी नहीं पूछते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो पता होना चाहिए स्लोपिंग फुटिंग क्यों देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्रीट है ही नहीं, तो यहाँ पे कंक्रीट वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। और जहाँ पे लोड सबसे ज्यादा, जो नीचे सबसे ज्यादा लोड है, तो वहां पे हमने पूरी की पूरी फुटिंग दी हुई है, ठीक है। ये देखिए इस शेप का होता है स्लोपिंग स्लोपिंग फुटिंग, ठीक है। समझ गए। तो आपको ये पता होना चाहिए स्लोपिंग फुटिंग कहाँ देते हैं, क्यों देते हैं, ठीक है। और लोड डिस्पर्जन कैसा होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए फिर होता है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग मतलब देखिए, यहाँ से कॉलम आ रहा है, यहाँ से एक कॉलम आ रहा है, जब कॉलम बहुत ही आस पास होते हैं एक दूसरे के, तो उसमें क्या देते हैं, कंबाइंड फुटिंग दे देते हैं, ऐसा पूरा का पूरा, देख रहे हो, पूरा का पूरा एक ही फुटिंग है, एक ही फुटिंग है, और वो तीनों के तीनों कॉलम के लोड को ले रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंबाइंड फुटिंग, ठीक है। वो नाम से पता लग रहा है कंबाइंड फुटिंग, ठीक है। चलिए, कंबाइंड में भी आपके शेप्स होते हैं, रेक्टेंगुलर, ओवल, ट्रेपेजॉइडल। देखिए रेक्टेंगुलर तो समझ में आ गया, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल कब होता है, समझ लीजिए यहाँ पर एक कॉलम है, ठीक है, ऊपर से देख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर एक कॉलम है, ये छोटा कॉलम है, ये बड़ा कॉलम है। यहाँ पर P2 लोड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है लोड P2, यहाँ पे आ रहा है लोड P1, और P2 आपका P1 से बड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, P2 के नीचे फाउंडेशन का ज्यादा एरिया चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा एरिया देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कम एरिया देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेपेजॉइडल बन जाता है ऊपर से देखने से, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा एरिया है क्योंकि P2 आपका P1 से बड़ा है, ठीक है। तो जब भी आपके दो इर्द गिर्द कॉलम्स में जो लोड्स हैं वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होता है, तो जिस तरफ ज्यादा लोड होता है उस तरफ फाउंडेशन का एरिया ज्यादा होता है, और जिस तरफ कम है उस तरफ कम होता है। तो कम और ज्यादा ज्यादा मिलेंगे तो ट्रेपेजॉइडल बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, ओवल का आपको शेप से पता लग ही रहा है, ओवल शेप का होता है, उसमें कोई खास कोई पढ़ने का नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज कॉलम, लार्ज कॉलम मतलब इसमें ज्यादा लोड आएगा, स्मॉल कॉलम मतलब स्मॉल लोड आएगा। तो इसलिए लार्ज कॉलम के इर्द गिर्द ज्यादा एरिया है फाउंडेशन का, और स्मॉल कॉलम के इर्द गिर्द कम एरिया है, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइडल बन गया ये, ठीक है, समझ गए। अब ओवल ओवल को एलिप्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। कभी अगर पेपर में आया एलिप्टिकल फाउंडेशन का प्लान बनाओ तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ओवल को एलिप्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ओवल बोल लीजिए, ठीक है, या एलिप्टिकल बोल लीजिए, ठीक है, सेम बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस और वॉल फुटिंग, और देखो वॉल फुटिंग क्या होता है, ये देखिए, जैसे आपकी पूरी की पूरी एक दीवार है, ठीक है। आपकी ये दीवार है, मान लीजिए ब्रिक मेसनरी है, ठीक है, ब्रिक की दीवार है, ठीक है, ईंट की दीवार है ये, ठीक है। ये ईंट की दीवार है, ये तो बहुत लंबी है ना, है कि नहीं, ये तो बहुत लंबी है। तो इसके नीचे पूरा का पूरा एक फाउंडेशन आता है, ठीक है। पूरा का पूरा मिट्टी के नीचे, इसके नीचे फाउंडेशन आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस या स्ट्रिप, पूरी की पूरी स्ट्रिप है ना ये, इसको बोलते हैं हम बॉल फुटिंग, ठीक है। बहुत लंबी फुटिंग होती है, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको लिख रहा है कि ग्राउंड फ्लोर में बहुत लंबी एक ब्रिक की दीवार है, ठीक है। तो सॉइल के नीचे आपका ऐसी फुटिंग होगी उसमें, समझ गए, ठीक है। स्लैब फुटिंग क्या होता है,
अभी आपको अगर दो ही कॉलम्स हैं, ठीक है, ज्यादा कॉलम्स है नहीं वहां पे, ठीक है, तो यहाँ पर एक फाउंडेशन, यहाँ पर एक फाउंडेशन, और ये स्ट्रैप जुड़े होते हैं, स्ट्रैप से, ठीक है, स्ट्रैप ये होता है स्ट्रैप, ठीक है, ये एक स्ट्रैप होता है इनके बीच में, उससे जुड़े होते हैं। ये किस लिए होता है? ताकि ये दोनों बेंडिंग मोमेंट एक तरीके से झेल ले, ठीक है, इसका बेंडिंग मोमेंट ये भी झेल ले, इसका बेंडिंग मोमेंट ये भी झेल ले, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो, state the name of the foundation in which bending moment is transferred from one column to another, ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रैप फुटिंग ही यूज होती है, ठीक है। स्ट्रैप फुटिंग कीवर्ड याद रखना, बेंडिंग मोमेंट ट्रांसफर, ठीक है। स्ट्रैप फुटिंग एक ऐसा फुटिंग है जिसमें स्पेशली बेंडिंग मोमेंट ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर, उसके लिए यूज होता है, ठीक है, स्ट्रैप फुटिंग उसके लिए यूज होती है, ठीक है। राफ्ट और मैट मतलब क्या होता है? जैसे बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, ठीक है, यहाँ भी कॉलम्स है एक साथ, ठीक है, इस तरफ भी कॉलम्स है एक साथ, ठीक है, इस तरफ, तो इसके पूरे के नीचे एक फाउंडेशन दे देते हैं हम, ठीक है, पूरे के नीचे एक फाउंडेशन दे देते हैं, बिल्डिंग के नीचे पूरा का पूरा, इसे कहते हैं राफ्ट, ठीक है। और ये जनरली तब होता है जब आप आइसोलेटेड फुटिंग दे रहे हो बहुत सारे, और आइसोलेटेड फुटिंग का सारे फुटिंग का एरिया मिलाकर आपका जो एरिया है वो टोटल एरिया के 50% से ज्यादा है, ठीक है। समझे ये वाला कंडीशन समझे? मान लीजिए टोटल एरिया आपकी बिल्डिंग का है 100 मीटर स्क्वायर, और उसके नीचे आप जितने भी आइसोलेटेड फुटिंग दे रहे हैं उन सबका एरिया मिला के समझ लो हो रहा है 50 मीटर स्क्वायर से ज्यादा, ठीक है। तो उस वक्त क्या करते हैं? हम राफ्ट दे देते हैं, ठीक है, उस वक्त हम राफ्ट फुटिंग देते हैं, ठीक है। पाइल फाउंडेशन आपका जनरली ब्रिजेस के लिए यूज होता है, फॉर वेरी हैवी लोड्स, फॉर वेरी हैवी लोड्स, ठीक है, और वेरी हैवी लोड, और आपके ब्रिजेस में यूज होता है, ठीक है। और किसी ने इंटर्नशिप करी है किसी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में, वहां पे आपने देखा होगा पाइल फाउंडेशन होती है, ठीक है, पाइल फाउंडेशन बहुत डीप होती है, बहुत गहरी तक होती है पाइल पाइल फाउंडेशन, ठीक है। और वेल फाउंडेशन याद रखना, वेल फाउंडेशन आपका ब्रिजेस में यूज होती है जो रिवर्स में होती है, ठीक है, ब्रिजेस ऑन रिवर्स, ठीक है। मैंने पाइल बताया था वो फ्लाईओवर्स में होती है, ठीक है, अच्छे से नहीं बताया होगा, फ्लाईओवर्स जो आपके दिल्ली में जितने फ्लाईओवर्स है ना, उसके नीचे 90% फ्लाईओवर्स जितने भी दिल्ली में हैं उनके नीचे पाइल फाउंडेशन ही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही मोहम्मद आदिल, बहुत गहरी होती है पाइल फाउंडेशन, ठीक है। तो आपकी पाइल फाउंडेशन फ्लाईओवर्स के नीचे होती है, ठीक है। और जो वेल फाउंडेशन होती है वो जनरली रिवर्स में बनाते हैं हम, कहाँ बनाते हैं? रिवर्स में। रिवर्स में जो ब्रिजेस बनते हैं आपके रेलवे ब्रिजेस, और कुछ रिवर्स के ऊपर आपके रोड ब्रिजेस भी हैं, तो उसमें उसके नीचे जो हमारा फाउंडेशन यूज होता है वो वेल फाउंडेशन यूज होता है, ठीक है। वेल फाउंडेशन भी काफी गहरा होता है, ठीक है। उसकी कंस्ट्रक्शन में या कैसे बनती है, कैसे डिजाइन होती है, उसकी डिटेल में नहीं जाना है आपको, ठीक है। बस थोड़ी बहुत एक आध लाइन आपको समझ के रखनी है इन सबकी, ठीक है। जितने फाउंडेशन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, थ्योरेटिकल है सारा, ठीक है। चलो, ये आपका स्ट्रैप फाउंडेशन है, देख रहे हो, ये देखो, ये एक आइसोलेटेड फुटिंग है, ये एक आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक है। उन दोनों के बीच में एक बीम ने इन दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है, मोमेंट ट्रांसफर करने के लिए, मोमेंट ट्रांसफर करने के लिए, याद रखना स्ट्रैप फुटिंग मतलब मोमेंट ट्रांसफर, ठीक है, समझ गए? चलिए, इस बीम को ही स्ट्रैप बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सारे कॉलम्स के बारे में लिखा हुआ है और कहाँ का यूज होते हैं, सारे फाउंडेशंस के बारे में, ठीक है। देखिए, आइसोलेटेड फुटिंग जब सिंगल कॉलम्स के लिए होता है, कंबाइंड फुटिंग जब दो या दो से ज्यादा कॉलम आसपास होते हैं, कंटिन्यूअस फुटिंग आपके बॉल्स के नीचे यूज होते हैं, ब्रिक और आरसीसी बॉल मैंने बताया था, ठीक है। कंटिन्यूअस फुटिंग या बॉल फुटिंग बोल लीजिए। स्टैप फुटिंग डिस्टेंट फार अवे कॉलम स्पेशली व्हेन वन ऑफ देम इज नियर द एज ऑफ प्रॉपर्टी और प्लॉट, ठीक है। अगर आपके बहुत दूर दूर है कॉलम, ठीक है, तो उनके बीच में वो एक ही टीम में आके काम करे, ठीक है, एक ही साथ काम करे और बेंडिंग मोमेंट लोड वगैरह भी एक साथ झेले, तो उसके लिए स्ट्रैप फुटिंग होती है, ठीक है। स्ट्रैप फुटिंग किसके लिए होती है? यूनिफाइड बिहेवियर के लिए, कॉलम्स के बीच में यूनिटी लाने के लिए, ठीक है। राफ्ट फुटिंग when soil has low bearing capacity and area of combined or isolated footing is more than 50% of the building plan, मैंने बताया था, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये सब चीजें ही आएंगी एग्जाम में। pile foundation when loads are heavy soil has poor bearing capacity, ठीक है। poor bearing capacity मैंने बता ही दिया था, तो अगर low bearing capacity है और आपकी लोड बहुत हैवी है, आपके पाइल फाउंडेशन यूज होगा, और अगर लो बेरिंग कैपेसिटी है और फुटिंग का एरिया 50% से ज्यादा है तो राफ्ट यूज होगा, ठीक है। देखिए, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस में यूज हो रहे हैं,
पर इनमें डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे हैवी लोड है, बहुत बहुत हैवी लोड है, ठीक है। एग्जाम्पल में याद रखना फ्लाई ओवर्स, ठीक है। एग्जाम्पल में याद रखना फ्लाई ओवर्स कॉलम्स के लिए। वेल फाउंडेशन क्या है? फॉर ब्रिजेस ऑन रिवर्स, ठीक है। ये सबको ध्यान रखना है, ठीक है, कब कौन सी फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं, कौन से टाइप की फाउंडेशन कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डिस्टेंस के हिसाब से मनदीप सिंह इतना नहीं होता है, ठीक है। देखिए अगर 5 मीटर का डिस्टेंस वैसे इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है, पर वो डिपेंड करेगा कि आपका कॉलम कहाँ पर है, ठीक है। अगर कोई आपका ऐसा एक कॉलम है जो बिल्कुल ही सब सब कॉलम से दूर है और बिल्कुल प्रॉपर्टी के कोने में है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर लोड बढ़ सकता है, ठीक है, वहां पर लोड बढ़ सकता है। तो इसलिए वहां पे स्ट्रैप फुटिंग यूज करते हैं ताकि जो लास्ट वाला कॉलम है उसको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए आसपास के कॉलम से, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, आसपास के कॉलम से उसको हेल्प मिल जाए, ठीक है। डिस्टेंस के हिसाब से ज्यादा नहीं होता है वो, इसके हिसाब से होता है कि आपके जो जिस कॉलम पे आपको सपोर्ट चाहिए उस कॉलम पे ज्यादा लोड या मोमेंट तो नहीं आ रहे हैं जो उसको अकेला झेलना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा होता है स्ट्रैप फुटिंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइसोलेटेड फुटिंग सिर्फ और सिर्फ गेप के सिलेबस में है, ठीक है, आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है, सिर्फ यही पढ़ना है हमें। और वैसे भी आप बड़े बड़े एग्जाम्स भी दोगे तो उसमें भी आइसोलेटेड फुटिंग से ज्यादा नहीं पूछते, ठीक है। चलिए, footing which are provided under single columns are called isolated footing. These are usually square or rectangle and rarely circular. Even for columns of circular, hexagonal, octagonal, any shape, it is preferable to provide rectangular or square foundation. ठीक है, देखिए आपको मैंने बताया था 3 टाइप के शेप होते हैं, स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक है। पर यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर का डिजाइन और उसको साइड पे बनाना सबसे सिंपल होता है, ठीक है। इसलिए आप कभी भी अगर साइट पे इंटर्न किए हो या आगे जाके साइट पे जाओगे तो देखोगे आइसोलेटेड फुटिंग का शेप जो होता है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ही होता है, चाहे कॉलम का उसके ऊपर जो कॉलम आ रहा है उसका शेप कुछ भी हो, ठीक है। आइसोलेटेड फुटिंग्स आर आइडियली प्रोवाइडेड व्हेन लोड्स आर स्मॉल, जब स्मॉल लोड के लिए होता है, और सॉइल बेरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम नहीं होती है, ठीक है। बेरिंग कैपेसिटी इज गुड, ठीक है, बेरिंग कैपेसिटी इज नॉट वेरी पुअर, ठीक है। बेरिंग कैपेसिटी सफिशिएंट है वहां पर और लोड्स भी कम है, ठीक है। चलिए, ठीक है, यूनिफॉर्म थिकनेस, टेपर्ड थिकनेस, ठीक है। टेपर्ड मतलब वही मैंने बताया था ना, स्लोप्ड वाली होती है, स्लोप्ड वाली फुटिंग जो होती है उसको टेपर्ड थिकनेस बोलते हैं, ठीक है। इसकी डिजाइनिंग नहीं आएगी आपको, ठीक है, आपको पता होना चाहिए टेपर्ड थिकनेस दिखती कैसी है, ठीक है, और क्यों होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि लोड का डिस्पर्शन जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके जनरली लोड्स नहीं आते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कंक्रीट देने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म थिकनेस फुटिंग सिर्फ ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, सिर्फ ये हमें पढ़ना है, यूनिफॉर्म थिकनेस फुटिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ऊपर से कॉलम आ रहा है, नीचे आगे से फुटिंग है, ठीक है, ठीक है। और आज देखेंगे जब भी आप साइड पे जाएंगे फुटिंग डालने से पहले एक पीसीसी का लेयर डाला जाता है ऊपर, सॉइल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तो सॉइल है ना, यहाँ पर तो सॉइल है, ठीक है। तो सॉइल के ऊपर पहले पीसीसी का एक लेयर होता है, वो तकरीबन 100 mm का होता है, ठीक है। 100 mm का पीसीसी का लेयर होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं होती है। तो इसलिए होता है कि सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है, सॉइल के अंदर बहुत सारे और चीजें हैं जो कंक्रीट को नुकसान पहुंचा सकती है, वो फुटिंग कंक्रीट तक ना पहुंच पाए, ठीक है, इसलिए होता है, ठीक है। तो ये स्लोप्ड है, यूनिफॉर्म थिकनेस है, सिर्फ ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडल प्रोविजंस, ठीक है। 863 आपका आईएस कोड का है, खोल के बैठिएगा, क्लॉज 34 वहीं से शुरू होता है फुटिंग, ठीक है। तो आप अपने पेंसिल से मार्क करते रहिएगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिकनेस एट द एज ऑफ फुटिंग, ठीक है। थिकनेस मतलब फुटिंग की थिकनेस कितनी मिनिमम चाहिए हमें, ठीक है, वो बताता है ये, ठीक है। इन reinforced and plain concrete footing, thickness at the edge shall not be less than 150 mm on soils, for footings on soils, and 300 mm above the top of piles for footing on piles, ठीक है। देखिए क्या होता है, आपका पाइल ना बहुत गहरा होता है, समझ लीजिए पाइल आपका ये है, ठीक है। उसके ऊपर एक पाइल कैप होता है, क्या होता है? पाइल कैप, उसके ऊपर आपके कॉलम शुरू होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपके कॉलम शुरू होते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है जो
पाइल्स के ऊपर जो आप पाइल कैप बना रहे हो ना, उसकी थिकनेस, ये होता है पाइल कैप, ठीक है। ये भी फुटिंग की तरह ही तो हो गई, ठीक है। ये होता है पाइल कैप, ठीक है। तो ये पाइल कैप की थिकनेस मिनिमम होनी चाहिए 300 mm। ये कितनी? 300 mm मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। और जो नॉर्मल फुटिंग होती है उसकी थिकनेस मिनिमम 150 mm होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप आगे जाके डिजाइनिंग करेंगे, तो किसी भी क्राइटेरिया से अगर आपको कुछ भी निकल के आ रहा है, अगर वो 150 mm से कम है तो आप उससे ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वैसे इससे कम आता नहीं है, इन केस अगर आए तो, वैसे तो इससे ज्यादा ही आना चाहिए, ठीक है। समझ गए? ये पाइल कैप का क्या कॉन्सेप्ट है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद है मोमेंट्स एंड फोर्सेस, ठीक है। फोर्सेस कहाँ से आते हैं, मोमेंट्स कहाँ कहाँ पे लेते हैं, इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, वो समझते हैं, ठीक है। चलिए, द ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट to be used in design of isolated footing shall be at the section located as follows, ठीक है। यहाँ पे होता है मेनली आरसीसी फुटिंग ही होती है आपकी, तो जहाँ पे कॉलम का फेस होता है वहीं पर हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो दो क्राइटेरिया है इसके, ठीक है। एट द फेस ऑफ कॉलम पेडेस्टल और वॉल फॉर फुटिंग सपोर्टिंग अ कंक्रीट कॉलम, ठीक है। समझ लीजिए अगर कंक्रीट की फुटिंग है, ठीक है, कंक्रीट की फुटिंग है आपकी, ये आपकी कॉलम आई, ठीक है, और ये फुटिंग शुरू हुआ, बेंडिंग मोमेंट आप क्रिटिकल बेंडिंग मोमेंट हम निकालते हैं कि ये बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये है, तो वो हम यहाँ पे निकालते हैं एट द फेस, ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। एट द फेस ऑफ कॉलम, एट द फेस ऑफ कॉलम, ठीक है। यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, किसके वजह से? जो ये आपका फुटिंग का लोड है, ये ऐसे बेंड कराएगा ना, इसको ऐसे बेंड करेगा, ये है कि नहीं, ऐसे बेंड करेगा। तो इस, तो ये जो बेंडिंग मोमेंट आ रही है, ठीक है, इसके हिसाब से इसका हम डेप्थ डिसाइड करते हैं, ठीक है। तीन क्राइटेरिया होते हैं वैसे, उसमें से एक क्राइटेरिया बेंडिंग मोमेंट है। तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकालते हैं? एट दी फेस ऑफ कॉलम, ठीक है, एट दी फेस ऑफ कॉलम। कब? जब कॉलम और फुटिंग दोनों आरसीसी के हो, ठीक है। मेनली आरसीसी का फुटिंग होना चाहिए, ठीक है। चलिए, देखिए एक्स एक्स सेक्शन दिख रहा है, वहीं पर आपको निकालना होता है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। आगे जाके जब न्यूमेरिकल करेंगे अगली क्लास में, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन के मतलब का मतलब क्या था, ठीक है। चलिए, halfway between the center line and edge of the wall for putting under masonry walls, ठीक है। masonry wall मतलब अगर आपके ब्रिक्स के वॉल बने हुए हैं, उसके नीचे कोई फुटिंग है, तो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर होगा, ठीक है। समझ गए? देखिए यहाँ पे आपकी फुटिंग तो भले ही आपकी कंक्रीट की है, फुटिंग तो कंक्रीट की होती है, ठीक है, बट जिसको वो सपोर्ट कर रहा है वो क्या है? मेसनरी है, ब्रिक वॉल है, ठीक है, ब्रिक वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का सेक्शन कौन सा है? वो है सेंटर पे, मतलब ये ब्रिक का सेंटर है, ये ब्रिक वॉल का फेस है, तो इनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इतना जो लोड है, इस पूरे लोड के हिसाब से जो बेंडिंग होगी, ठीक है, उसके हिसाब से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो निकालेंगे हम, ठीक है। समझ गए? ठीक है, एट दी सेंट हाफ वे बिटवीन द सेंटर लाइन एट द एज ऑफ द वॉल, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपका 99% केसेस में आपको कॉलम के फेस पे ही निकालना होगा, ठीक है। आपके आगे जाके एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह आता है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है, अगर ब्रिक वॉल हुआ ऊपर, तो हाफ वे बिटवीन द सेंटर ऑफ द ब्रिक वॉल एंड द एज ऑफ द ब्रिक वॉल, ठीक है, वहां पर आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मोमेंट के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे शियर फोर्स के बारे में। किसके बारे में? शियर फोर्स के बारे में। सबसे पहले तो आप टाउ भी निकालोगे, ठीक है। जो हम स्लैब पे बीम में निकालते थे, वैसे आप टाउ भी निकालो, कैसे निकालते हैं समझेंगे, ठीक है। और उसको, वो आपका टाउ सी से कम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक फैक्टर आता है, ठीक है, एक फैक्टर है K1, एक फैक्टर है K2, ठीक है। K1 फैक्टर तब आता है जब आपको बस ध्यान रखना है टू वे शेयर होता है, टू वे शेयर या पंचिंग शेयर। और K2 आता है जब आपका वन वे शेयर होता है। वन वे शेयर, टू वे शेयर क्या है बताऊंगा आपको, आपको बस ध्यान रखना है कि वन वे शेयर के लिए फैक्टर अलग होता है, टू वे शेयर के लिए फैक्टर अलग होता है। वन वे शेयर के जो फैक्टर K2 आता है, वो वही फैक्टर है जो हम स्लैब में यूज करते थे, याद है? स्लैब में हमारा डी जो होता था, जब 300 mm से कम होता था, जब ओवरऑल थिकनेस 300 mm से कम होती थी, तो फैक्टर यूज करते थे के टाउ सी, है ना। तो वही के हम यूज करेंगे किसमें? वन वे शेयर के केस में। वन वे शेयर में आपके स्लैब के तरह डिजाइन होता है, ठीक है, शेयर के लिए, ठीक है। तो इसलिए उसमें हम वही वाला के फैक्टर यूज करते हैं जो हम स्लैब में यूज करते थे, ठीक है। टू वे शेयर के लिए जो के है वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है,
ठीक है। टाउ बी इज लेस देन के एस इंटू टाउ सी, ये के एस जो है यही है वो केवल, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। के एस इज इक्वल टू 0.5 प्लस बीटा, आपका कहाँ पर गिवन है आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्लॉज 31.6.3.1 पेज 58 एक्चुअली कॉलम के लिए है, ठीक है, पर ये सेम चीज सबसे ज्यादा फुटिंग के लिए ही यूज होती है, ठीक है। इसमें टाउ बी इज लेस देन के एस इंटू टाउ सी, ठीक है। के एस इज इक्वल टू 0.5 प्लस बीटा सी, के एस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए जनरली के एस यूज नहीं करते, सीधा टाउ सी से कम के लिए यूज कर लेते हैं उसको, ठीक है। बाकी अगर आपका उसमें बीटा क्या होता है, शॉर्ट डिमेंशन अपॉन लॉन्ग डिमेंशन, ठीक है। ठीक है, मतलब आपका फुटिंग जो है अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग है, अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग है, ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए एक शॉर्ट डायरेक्शन होगा बी और एक शॉर्ट लॉन्ग डायरेक्शन होगा समझ लीजिए डी, तो बी बाई डी का रेशियो निकालते हैं, ठीक है, उसको 0.5 से प्लस करते हैं, ठीक है, पर ये जो टोटल एडिशन है ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं टाउ सी से, और हमारा जो टाउ वी वो कैसे निकालते हैं बताऊंगा मैं, वो हमारा के एस इंटू टाउ सी से कम होना चाहिए, ठीक है। तो टाउ सी की वैल्यू क्या क्या होती है वो लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। 0.16 इंटू अंडर एफ सी के डब्ल्यू एस एम में एंड 0.25 इंटू अंडर एफ सी के एल एस एम में, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है ये टू वे शेयर या पंचिंग शेयर के लिए है, टू वे शेयर या पंचिंग शेयर क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है कि ये जो आपकी बुक में लिखा हुआ है के एस टाउ सी, ये आपका टू वे शेयर या पंचिंग शेयर के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर टू वे शेयर, इन वन वे शेयर वैल्यू ऑफ के इज सेम एज यूज्ड इन स्लैब फ्रॉम टेबल 40.2.1.1 page 72 IS 456/2000 where depth of footing is less than 300 mm, ठीक है, समझ गए, समझ गए ना। अगर आपकी डेप्थ ऑफ फुटिंग किसी भी केस में ग्रेटर देन 300 आएगी, ठीक है, तो उसमें आपको वन वे शेयर में वो वाला के फैक्टर यूज नहीं करना, बट टू वे शेयर में ये केस वाला फैक्टर हमेशा यूज होगा, और जब भी आप यूज करोगे आप ये देखना केस की वैल्यू 1 से ज्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सर्कुलर कॉलम के लिए वही तो होगा क्योंकि उसका शॉर्ट डायमेंशन लॉन्ग डायमेंशन दोनों सेम है, ठीक है। सर्कुलर कॉलम के लिए नहीं है ये, हाँ सर्कुलर, आप देखिए सर्कुलर कॉल ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको आप कॉलम मत समझिए इसको, ठीक है, इसको मान लीजिए फुटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू फुटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, बीटा वाली वैल्यू, ये ध्यान रखना। जब आप फुटिंग के डिजाइन के लिए यूज करोगे केएस वाला फैक्टर, तो ये बीटा शॉर्ट डायमेंशन ऑफ फुटिंग अपॉन लॉन्ग डायमेंशन ऑफ फुटिंग होगी, ठीक है। हम बस ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बस इसका इसकी परिभाषा चेंज हो जाएगी फुटिंग के लिए, ठीक है ना। उसमें बीटा आपकी फुटिंग के डायमेंशन के हिसाब से निकालोगे आप, ठीक है। कॉलम में तो हम शियर चेक नॉर्मली करते ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसलिए हमने कभी ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, ये वाला कॉलम का फॉर्मूला हम फुटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। फुटिंग का लॉन्ग डायमेंशन शॉर्ट डायमेंशन देखना आप, ठीक है। एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ आप ये फॉर्मूला देखो, मैं एक बार ये चीज कंफर्म करता हूँ, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, एक मिनट, हाँ। नहीं आपकी फुटिंग का ही है वो, ठीक है ना, तो आपका फुटिंग का ही है लॉन्ग डायमेंशन अपॉन शॉर्ट डायमेंशन, शॉर्ट डायमेंशन अपॉन लॉन्ग डायमेंशन, ठीक है। आपके फुटिंग का ही शॉर्ट डायमेंशन लॉन्ग डायमेंशन की बात कर रहा है वो, ठीक है, ठीक है। जनरली आपका जो कॉलम कॉलम का जो रेशियो होता है ना, जैसे समझ लीजिए आपका कॉलम 200 क्रॉस 300 है, तो जो रेशियो इनका है ना शॉर्ट और लॉन्ग का, वही रेशियो फुटिंग का भी रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर उस नॉर्मली उस केस में आप कॉलम का भी यूज कर लेंगे तो बीटा की वैल्यू तो वही आएगी क्योंकि रेशियो वही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए आप लोग, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये वाला फैक्टर जो होता है ना वो 1 से बड़ा आ जाता है, ठीक है, वो 1 से बड़ा आ जाता है, तो उस वक्त हम 1 ही यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभी देखेंगे क्वेश्चंस में केएस का फैक्टर यूज ही नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है, वो जनरली इसलिए होता है क्योंकि उसमें केएस का फैक्टर 1 से बड़ा आ रहा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, shear and bond, ठीक है। shear strength of footing is governed by more of the more severe of the following two conditions, ठीक है, वो दो कंडीशन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है।
सबसे पहला है वन वे शेयर। वन वे शेयर के लिए आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है वो कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस मतलब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग फ्रॉम दी फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये कॉलम है, तो कॉलम से डी हटकर, ठीक है, तो इस एरिया में जितना भी लोड आ रहा है, इतना भी लोड आ रहा है, ठीक है, वीयू समझ लीजिए, उसको हम बीडी से डिवाइड कर देते हैं। बीडी क्या है आपका, ये विड्थ है ना आपकी, ठीक है, ये विड्थ है आपकी, ठीक है, आपकी ये विड्थ है फुटिंग की, और ये इफेक्टिव डेप्थ है, तो वीयू बाई बीडी, ठीक है, तो इससे आता है हमारा टाउ वी, ठीक है, ठीक है, और इसी टाउ वी को हम टाउ वी लेस देन इक्वल टू के टाउ सी करते हैं, ठीक है, जब वन वे शेयर की बात करते हैं। वन वे शेयर कहाँ निकालेंगे, सबसे पहली बात तो हम कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस मतलब आपका जो फुटिंग का इफेक्टिव डेप्थ है, उतना डिस्टेंस अवे जाएंगे, उसके बाद जो रेड एरिया आएगा, ये जो रेड एरिया है, शेडेड एरिया है, इस रेड एरिया में जितना भी लोड है पूरा निकालेंगे, इसके यहाँ पर फुटिंग के ऊपर जितना भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है, क्योंकि फुटिंग के ऊपर तो पूरा लोड आ रहा होगा ना, ऐसे करके लोड डिस्ट्रीब्यूट जाएगा पूरा, ठीक है, ये जो लोड आएगा इस लोड को इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमारा क्या आएगा, वी यू, एक शेयर फोर्स आएगी वी यू, ठीक है, उस शेयर फोर्स को हम बीडी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसमें बी क्या है आपका फुटिंग का विड्थ है, ठीक है, और डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे, उससे आएगा टाउ वी लेस देन ए टाउ सी, ये करेंगे तो उससे हमारा एक डेप्थ की वैल्यू आएगी, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे बताऊंगा मैं आपको, आपको बस ये समझना है वन वे शेयर क्या है, ठीक है, ये है वन वे शेयर आपका, ठीक है, चलिए, उसके बाद है आपका टू वे शेयर और पंचिंग शेयर। पंचिंग शेयर कहाँ पर होता है, पंचिंग शेयर डी बाई टू डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, ठीक है, ऐसे होता है, बस ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, ठीक है, फिर मैं क्लास एंड करूंगा, आप लोग दिवाली मनाइए, ठीक है, अब आपको ये बता रहा हूँ बस, ठीक है, कहाँ पे निकालते हैं, ये निकालते हैं डी बाई टू डिस्टेंस पे, तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया क्या होता है, ये एरिया ना उखड़ के ऊपर चला जाता है, क्या होता है, समझ लीजिए ये आपका कॉलम आ रहा है ऊपर से, ठीक है, आपका कॉलम आ रहा है ऊपर से, ठीक है, तो कॉलम आ रहा है ऊपर से, ठीक है, तो क्या होता है, कॉलम के फेस से डी बाई टू डिस्टेंस यहाँ, ठीक है, और ये फिगर अच्छे समझना, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझना चाहिए आपको, वन वे शेयर टू वे शेयर, ठीक है, ये डी बाई डिस्टेंस यहाँ, तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया चला जाता है ऊपर, ठीक है, ऊपर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, जब ज्यादा लोड आ रहा होता है ना, ये वाला एरिया, ऊपर से लोड आपका ज्यादा आ रहा होता है, तो इतना एरिया जो तो इस रेड रेड शेडेड एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, इतना एरिया चला जाता है नीचे, ठीक है, धस जाता है, टूट के चला जाता है नीचे, और ये वाला तो ऊपर, ये वाला एरिया तो ऊपर ही रह गया, वाला एरिया ऊपर रह गया, ठीक है, तो इस वाले एरिया की वजह से जो शेयर आएगा वो किस पे एक्ट करेगा, इस वाले एरिया पे, है ना, ये जो रेड रेड एरिया है इस पे एक्ट करेगा, ठीक है, अगर इसको 3D में देखोगे आप, इसको 3D में देखोगे, ऐसा है ये एरिया, ठीक है नहीं, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो एरिया है जो आपका कॉलम का फंसा हुआ एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया जो है नीचे जा रहा है, ठीक है, तो ये जो एरिया है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इस एरिया पे तो आपका फुटिंग का एरिया ऊपर रह गया, ये वाला एरिया, इसका जो शेयर होगा वो इस वाले एरिया पे लगेगा, ठीक है, बहुत मुश्किल हो रही होगी समझने में, ठीक है, पर ये आपको थोड़ा थोड़ा समझना है, ठीक है, कि जो आपका एक एरिया, मैं इरेज कर देता हूँ इस चीज को, 3D वाले को, एक में कंफ्यूजन होगी, ठीक है, तो आपको बस मोटा मोटा ये समझना है कि जो डी बाई टू डिस्टेंस है कॉलम के फेस से, ठीक है, तो ये डी बाई टू डिस्टेंस, तो ये वाला एरिया जो है ये चला जाता है, ज्यादा लोड की वजह से ही चला जाता है नीचे, ठीक है, और जो एरिया ऊपर बच जाता है उस एरिया की वजह से शेयर आएगा, उस एरिया की वजह से शेयर आएगा, वो शेयर इस वाले एरिया पे काम करेगा जो एरिया नीचे जा रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इस शेयर को हम इस वाले एरिया से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा एक शेयर आता है, उससे हमारा एक समझ लीजिए टाउ, टू वे शेयर है ना, तो टाउ टी डब्ल्यू लिख दो, ठीक है, टाउ टी डब्ल्यू, उसको हमें फिर के एस टाउ सी से कम प्रूफ करना है, ठीक है, समझे, तो वो एरिया है जिस एरिया पे, जिस, ये आपका एरिया है, ठीक है, डी बाई टू डिस्टेंस नीचे गया, ठीक है, ये जो एरिया है वो एरिया कितना होगा, देखिए ये तो कितना हो जाएगा आपका डी बाई टू डिस्टेंस समझ लीजिए, ये आपकी कॉलम की विड्थ है बी, ठीक है, और ये भी, ये है बी,
ठीक है, दोनों को बी मान लीजिए, आप समझ लीजिए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला लेंथ हो जाएगा बी प्लस डी, है कि नहीं, क्योंकि d/2 यहाँ से, d/2 यहाँ से, d/2 यहाँ से, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई b प्लस डी, ठीक है। और इस तरफ भी, b, इस तरफ भी जो टोटल लेंथ है वो भी b प्लस डी हो गई, ठीक है। तो b प्लस डी प्लस b प्लस डी, ठीक है, ठीक है, इंटू टू, ये क्या आ गया पेरीमीटर, ये पेरीमीटर आ गया कि नहीं, 2 इंटू ए प्लस बी, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया कि नहीं, ठीक है, इंटू आपका ये डेप्थ है, ये इफेक्टिव डेप्थ है फुटिंग का। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया पे आपका शियर लग रहा है, ठीक है। आपका जो एरिया नीचे चला गया उसका जो साइड वाला एरिया है वो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये इंटू डी, ठीक है। तो इस डी अच्छे से नहीं बनाया मैंने, ठीक है, ये इंटू डी, ठीक है। तो ये आपका वो एरिया है जिसपे आपका साइड वाला शियर लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो, ठीक है, एरिया समझ गए, ठीक है, मैं बता दूंगा, हाँ अगली क्लास में बता दूंगा मैं आपको फिर से ये वाली चीज, तो आपको बस ये समझना है कि इसका एरिया निकला कैसे है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ना, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास। तो ये है आपका टू वे शेयर में ये एरिया निकालते हैं। टू वे शेयर कहाँ पे यूज करते हैं, d/2 डिस्टेंस, ठीक है। वन वे शेयर कितना डिस्टेंस पे था, d डिस्टेंस पे, ठीक है। और टू वे शेयर कितना डिस्टेंस पे है, d/2 डिस्टेंस पे। टू वे शेयर में बस आपको ये समझना है कि एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। 2 इंटू समझ लीजिए b प्लस डी, ठीक है, b प्लस डी प्लस b प्लस डी, उसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है, इंटू इफेक्टिव डेप्थ। तो ये वो एरिया हो गया जिसपे साइड वाला शियर लग रहा है, ठीक है। जो एरिया नीचे चला जा रहा है उस एरिया का साइड वाला जो एरिया है उस पे जो इस वाले एरिया, ये जो एरिया नीचे नहीं गया, जो एरिया नीचे नहीं गया, ये वाला एरिया जो शियर लगाएगा इस वाले सेक्शन पे, इस वाले साइड पे, उस साइड। हाँ तो बस मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। एक मिनट, हाँ मैं स्लाइड शो शुरू करता हूँ, ठीक है। तो टू वे शेयर मैंने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। टू वे शेयर आपका कहाँ पर होता है, d/2 डिस्टेंस पे, कहाँ पे होता है, d/2 डिस्टेंस पे, ठीक है, d/2 डिस्टेंस पे होता है। तो मैंने क्या बताया, ये आपका कॉलम आ रहा है ऊपर से, ठीक है। तो ज्यादा लोड की वजह से तो d/2 डिस्टेंस तक का जो एरिया है वो आपको कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, कहाँ चला जाता है, नीचे, ठीक है। d/2 डिस्टेंस तक का जो एरिया है वो आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है, और ये एरिया ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। तो जो इस एरिया की वजह से शेयर लगता है वो इसके साइड पे लगेगा, इसके साइड पे, ठीक है। उस साइड का मैंने एरिया बता दिया था आपको, 2 इंटू बी प्लस डी, ठीक है। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगल का ए है, ये रेक्टेंगल का बी है, इंटू डी, ठीक है। तो वो पेरीमीटर का एरिया है ये, ठीक है, बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये वो पेरीमीटर का एरिया है जिसपे आपका शियर लगेगा साइड वाले एरिया से, जो एरिया नीचे नहीं गया, ठीक है। ये वाला एरिया नीचे चला गया, इसके जो साइड पे जो आपका फोर्स शियर लगेगा, ठीक है, वो साइड्स का एरिया ये है, ठीक है। तो इससे आपको ये वाला शियर जो आएगा आपका, ये वाला शियर इस वाले ए से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। और वो आपका लेस देन के एस इंटू टाउ सी होना चाहिए, ठीक है। के एस मैंने बता दिया था, के एस क्या होता है, 0.5 प्लस बीटा, जो आपके 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जनरली ये 1 से बड़ा ही आता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन में देखेंगे के एस की वैल्यू यूज ही नहीं करते हैं, वो सीधा 1 इंटू टाउ सी कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये मैंने बताया क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर, d/2 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये एक मिनट, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया चला जाता है नीचे, तो ये रह जाता है ऊपर। तो ये वाला एरिया जो शेयर लगाएगा वो इसके साइड पे लगाता है, ठीक है, इसके साइड, उसके साइड का एरिया मैंने बता दिया, ठीक है। 2 इंटू ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी, अगर कॉलम का साइड्स है ए इंटू बी, तो ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस डी इंटू इंटू डी, ठीक है, उस साइड का एरिया, ठीक है। चलिए आज को इधर खत्म करते हैं। हैप्पी दिवाली आप सबको, ठीक है, दिवाली मनाइए अच्छे से, पटाखे मत छुड़ाइए। अच्छा, मनदीप सिंह पूछ रहे हैं कि ये सॉइल के 3 कंडीशन क्या डिफरेंट है। देखिए, सॉइल में क्या क्या कंडीशन होती थी, लोकल होती थी, होता रहा, फिर होता रहा जनरल, और एक होता रहा पंचिंग, ठीक है। वो सॉइल के शेयर फेलियर के लिए होता था, किसके लिए होता था, सॉइल के शेयर फेलियर के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम
आरसीसी के शेयर फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टू वे शेयर का नाम भी पंचिंग शेयर है, पर आप उससे कंफ्यूज मत होना जो आपकी सॉइल में था। सॉइल में जो पंचिंग फेलियर था वो पाइल्स का पंचिंग फेलियर होता था सॉइल के अंदर, जब सॉइल की शेयर कैपेसिटी कम होती थी और पाइल पूरा का पूरा सॉइल के अंदर फंस जाता था और साइड वाला सॉइल ऊपर ही रहता था, ठीक है। तो उसका वो तो सेम है, मतलब उसका प्रोसेस तो सेम है, पर वहां पर फाइल अंदर घुस रहा है। यहाँ पर तो पंचिंग शेयर हम फुटिंग में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। फुटिंग में ही पंचिंग शेयर एंड फुटिंग में ही वन वे शेयर करा रहे हैं, ठीक है। तो फुटिंग के शेयर फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आपके दो कंडीशन है, वन वे शेयर, टू वे शेयर, ठीक है। वहां पर हम सॉइल के शेयर फेलियर के बारे में बात करते थे, ठीक है। तो नाम सेम है पंचिंग पंचिंग, पर कंफ्यूज मत होना इसको सोच के कि दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आरसीसी के शेयर फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे सॉइल के शेयर फेलियर के बारे में बात करते हैं। हाँ कंफ्यूजिंग होगी, पर आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, ठीक है। आगे आगे जो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उसमें टू वे शेयर और वन वे शेयर कराएंगे आरसीसी के अंदर, आपको समझ में आया कैसे वो डिफरेंट है उससे, ठीक है। ठीक है, सॉइल वाले शेयर क्राइटेरिया से डिफरेंट है ये, ठीक है। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। आप लोग जाइए दिवाली मनाइए, दिवाली के बाद मिलते हैं फिर, ठीक है। पटाखे मत छुड़ाइए बेकार में, ठीक है। आवाज होती है उससे पोल्यूशन भी होता है, वैसे भी बैंड है पटाखे, ठीक है। चलिए फिर, ये सब टू वे शेयर पंचिंग शेयर ये यहीं तक पहुंचना था मेरे को आज, ठीक है। क्लास को एंड कर रहा हूँ मैं, फिर अगली अगली बार मिलते हैं, ठीक है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय।